हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 29 जून 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर से हमारे लिए जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आर्टिकल आए हुए हैं, सिलेबस से जो रेलिवेंस रखते हैं, उन्हीं आर्टिकल को हम पढ़ेंगे। साथ ही में क्योंकि न्यूज़ के जो आर्टिकल होते हैं उसमें केवल करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ होती है, लेकिन उससे जो मिलता जुलता स्टैटिक का पोर्शन होता है वो भी मैं आप लोगों को इस न्यूज़पेपर की वीडियो में करवाऊंगी, ताकि जो मैंने एक टारगेट रखा है कि आपको मिनिमम 20 मार्क्स मुझे 2025 के जो प्रीलिम्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर से दिलवाने हैं, उसको हम पूरा कर सकें। फ़िलहाल उसी की जो मार्क्स का टारगेट है उसी को पूरा करने के लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है स्पेस से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रीलिम्स के लिए। मैंने कल ही आप लोगों को स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर सैटेलाइट के बारे में पढ़ाया था। इनमें जो पॉइंट है वो तीनों पॉइंट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। 3 स्टेटमेंट दी गई है इस क्वेश्चन में, तो देखिए ज़रा आपको कितना याद है या आप कितने ध्यान से वीडियो को सुनते हैं और देखते हैं। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर पूछा गया है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से बतानी है। चलिए हम देखते हैं पहली स्टेटमेंट को। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि ये पहली एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है जो कि जॉइंटली डेवलप की गई है चाइना एंड जापान के द्वारा। इसके अलावा ये जो है इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर में प्लेस किया गया है। वो आप मुझे बताइए कि ये सच है या झूठ है। इसके अलावा इसका जो एम है स्टडी का वो गामा रे बर्स्ट को पढ़ने का है, साथ ही में जो उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रॉपर्टीज़ होती है उसको पढ़ने के लिए बात कर रही है। खैर आंसर जो इसका है वो या तो आप कमेंट में लिख दीजिए या फिर आप क्या करेंगे, अभी अपने साथ ही इसका आंसर जो है वो याद रख लीजिए, क्योंकि अब मैं 2 सेकंड 3 सेकंड हो चुकी हैं, आप लोगों ने आंसर जो है वो चूज़ कर लिया होगा। आप लोगों को इसका आंसर बताने वाली हूँ। आंसर इसका है ऑप्शन 3। क्यों हो जाता है ऑप्शन 3? क्योंकि देखिए पहली बात तो जो ये पहली एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन चाइना ने तो इसको बनाया है जापान के साथ नहीं बल्कि फ्रांस के साथ में। तो फ्रांस के साथ में ये पार्टनरशिप की गई थी। उसके अलावा इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की जगह यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्लेस किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, ये सब हम समझेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि इसका जो काम है वो गामा रेज को पढ़ने का ही यहाँ पर है, तो ये स्टेटमेंट इस वजह से ठीक हो जाती है। फिलहाल हम ऑर्बिट्स को समझते हैं। ऑर्बिट जो वर्ड है इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो गोलाई के अंदर आपके चारों तरफ घूम रही है। तो हमारी जो अर्थ है उसके ऑर्बिट यानी कि उसके चारों तरफ कोई जब राउंड लगाता है तो उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ये हमारा जो सबसे पहले ऑर्बिट होगा जो कि यहाँ पर 500 से 2000 किलोमीटर के बीच में होता है, इसको हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट की रेंज आती है जो कि 8000 से 20000 किलोमीटर के बीच में हमने रखी है। आगे बढ़ते हैं तो 35786 किलोमीटर के ऊपर आता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अब यहाँ पर जियो स्टेशनरी जो शब्द है इसी से आप समझ जाइए, क्या समझना होगा। स्टेशनरी क्या होता है? कोई भी चीज़ जब हमको रुकी हुई दिखाई देती है तो वो हमें स्टेशनरी लगती है। यानी कि जो भी सैटेलाइट यहाँ पर घूमेगी, अब देखिए क्या हो रहा है, अर्थ है, अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी है, ग्रेविटी भी है। जो अर्थ के नज़दीक है अर्थ की ग्रेविटी उसको थोड़ा ज़्यादा अपनी तरफ लेकर आ रही है, यानी कि यहाँ पे जो सैटेलाइट्स होंगी वो बहुत फास्ट घूमेंगी, बहुत फास्ट घूमेंगी। फिर मीडियम में जाएंगे तो वहाँ पर ग्रेविटी थोड़ा कम लग रही है तो उसके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम है, तो वो लो अर्थ ऑर्बिट से थोड़ा सा कम स्पीड से यहाँ पर घूमेंगी, राइट। और जियो स्टेशनरी एग्जैक्टली अर्थ से 35786 किलोमीटर दूर जाने के बाद एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें जो अर्थ अपने एक्सेस पे घूम रही है और जो यहाँ पर ये सैटेलाइट घूमती है अर्थ के चारों तरफ, इनकी स्पीड बिल्कुल सेम हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया है कि आप एक गाड़ी से जा रहे हैं और दूसरी तरफ भी सपोज कीजिए कोई कार आपके चल रही हो और दोनों ही कार की जो स्पीड है वो सेम है, तो आपको लगेगा कि ये कार रुकी हुई है, राइट। जब आपकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है किसी कार की या फिर बस वगैरह की, जो पेड़ है वो एक जगह पर खड़े हुए हैं तो आपको क्या लगता है कि आप नहीं चल रहे बल्कि पेड़ चल रहे हैं।
क्योंकि इन दोनों की स्पीड सेम है तो ऐसा लगता है कि ये चल ही नहीं रही होती हैं। इसी वजह से इनको जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। इसका एक दूसरा पहलू यही है कि लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत नज़दीक होती हैं और ये बहुत फास्ट जो है वो रिवॉल्व करती हैं अर्थ के। उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट है जो कि लगभग इतना दूर पड़ेगा, जो कि इस तरीके से अर्थ के चारों तरफ घूमेगा। और उसके बाद हम जियो जो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है उसमें यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि एग्जैक्टली 35,786 किलोमीटर पे है। ये नंबर आप याद रखिएगा। और जो कि इस प्रकार से अर्थ के चारों तरफ में रिवॉल्व करता है। फिलहाल हम पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं न्यूज़पेपर से, जो कि है 16 नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट सेज ट्रम्प पॉलिसीज विल फ्यूल इन्फ्लेशन। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। जो आपके प्राइज़ विनिंग इकोनॉमिस्ट है, 16 ऐसे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने कभी अपने जीवन में नोबेल प्राइज़ को जीता है, वो बोल रहे हैं कि अगर ट्रम्प को यहाँ पर यूएस का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, क्योंकि देखिए हमारे लोकसभा के इलेक्शन तो हो गए हैं, लेकिन अमेरिका में भी यहाँ पर इलेक्शन होने हैं इस साल। कितने साल में यहाँ पर इलेक्शन होते हैं अमेरिका में? हर 4 साल में। इंडिया में कितने में होते हैं? हर 5 साल में। इंडिया और अगर हम यूएस के पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम होता है या स्ट्रक्चर होता है उसको कंपेयर करें तो हमें समझ में आएगा कि इंडिया जो है वो एक्चुअली में एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट करता है और यूएस जो है उसके अंदर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है। अब आप पूछेंगे कि प्रेसिडेंट तो इंडिया के अंदर भी है, हमारी प्रेसिडेंट है ना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारी जो प्रेसिडेंट होती है वो क्या है? टिटुलर हेड हैं, यानी कि केवल और केवल नाम की ही वो हेड होती है। उनके पास जो रियल गवर्नमेंट को चलाने की शक्तियाँ होती हैं वो नहीं होती हैं। उनको जितने भी काम करने होते हैं सभी के सभी काम प्राइम मिनिस्टर प्लस उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बोला है वही उनको करने होते हैं। लेकिन इसी के रिवर्स जब आप अमेरिका में जाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो पूरे के पूरे अमेरिका के ऊपर रियल अथॉरिटी जो है वो रखते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर बोला जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने जो अपनी गवर्नमेंट बनाई थी वो बनाई थी ब्रिटेन से प्रभावित होकर। क्यों बनाई थी? क्योंकि हमें लगा कि ये जो तरीका है ये हमने थोड़ा बहुत सीख भी लिया है पिछले 150-200 सालों के अंदर में, इसमें हमें प्रॉब्लम कम आएंगी। और इसी वजह से जब अंग्रेज़ चले जाते हैं तो हम वहीं की जो मॉडल था वहाँ का उसी को अपना लेते हैं। बहुत सारी हमने जो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया उसमें जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 का, उसके हिस्सों को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। और इवन जो हमारे लॉज होते थे वो भी हम देखते हैं आईपीसी के जो कानून थे वो भी वही हमने वैसे के वैसे रखे जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे। हालांकि अब उनमें संशोधन हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुका है। फ़िलहाल बात करते हैं यहाँ पर जब अब इलेक्शन होने वाले हैं यूएस के अंदर तो उसमें क्या हो रहा है। देखिए नवंबर 5 को यहाँ पर इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो घोषित हो जाएगा। अब यूएस जो है वो हम देखते हैं एक तरीके से ग्रुप ऑफ फेडरेशन है। ग्रुप का क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई स्टेट अलग होना भी चाहे, इसके अंदर हम टोटल यूएसए के अंदर देख पाते हैं कि यहाँ पर 25 स्टेट्स होती हैं, तो इनमें से अगर कोई स्टेट जाना भी चाहती है तो वो जा सकती है, राइट। तो यहाँ पे जो कांग्रेसमैन होते हैं यानी कि इनका जो राज्यसभा होता है, राइट, इनका एक सेनेट होगा एक कांग्रेस होगा। कांग्रेस वहाँ की लोकसभा को बोला जाता है, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं। और सेनेट जो होता है वो वहाँ का एक्चुअली में राज्यसभा आप उसको बोल सकते हो। तो ये जो राज्यसभा और लोकसभा होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये इनकी पार्लियामेंट में बैठते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्चुअली के अंदर ना ही तो इनके सेनेट में बैठता है और ना ही इनके कांग्रेस में बैठता है, वो अलग है। यहाँ पर सेपरेशन की गई है पावर्स की। हमारे में क्या किया गया है कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल मिनिस्टर होते हैं वो सब के सब कहाँ बैठते हैं? वो सब के सब हमारे लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं, साथ ही में राज्यसभा के अंदर भी एमपी जो होते हैं वो बैठते हैं। तो यहाँ पर 3 ब्रांचेस जो हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, उनमें इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पर सेपरेशन नहीं दिखाया जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि एग्जीक्यूशन प्लस लेजिस्लेचर हमारे यहाँ एक ही जगह होती है, सेपरेशन नहीं है। लेकिन जुडिशरी के अंदर हमने सेपरेशन जो है वो बिल्कुल साफ साफ रखा हुआ है।
ऐसा ही कुछ इसके विपरीत स्थिति हम जो है यूएसए में देख पाते हैं। फ़िलहाल ये आर्टिकल को इंक्लूड करने का जो पूरा पर्पस था वो यही था कि आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इसके पीछे समझ सकें। अभी के लिए यही है कि ट्रंप की पॉलिसीज़ जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में, अब अगर हम जाकर देखें जीएस पेपर 2 के हिसाब से हमने पॉलिटी को समझ लिया है। अब जीएस पेपर 2 में ही इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसमें हम देखें तो ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि वो मिस्टर जो बाइडेन जो प्रेजेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट है उनकी पॉलिसीज़ से बेहतर नहीं होंगी, और इवन इनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से जो महंगाई है अमेरिका के अंदर, जो इन्फ्लेशन है अमेरिका के अंदर, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ये चाइना के ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगाना चाहते हैं, टैक्सेस लगाना चाहते हैं, राइट, कि आप हमारे यहाँ पर कोई सामान भेजेंगे तो वो इतने टैरिफ का होगा, इतनी बंदिश उस पर होगी, पैसा ज़्यादा लेंगे हम, जिसकी वजह से चाइना का जो माल होता है, चाइना की तरफ से जो प्रोडक्ट किया हुआ है यहाँ पर सामान जो होता है वो पहुँचाया जाता है, वो कम हो जाएगा। और यूएसए के अंदर जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं जो कि चीप चाइना की तरफ से उनको मिल जाते थे, वो यहाँ पर महंगे लोगों को मिलने लगेंगे। फिलहाल के लिए ये स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट हम ये भी देखें तो देखिए, इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो इंडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट, इंडिया के रिश्ते यूएस के साथ में काफ़ी ठीक है। एज़ कंपेयर करें हम चाइना के साथ में, तो चाइना के साथ में हमारे रिश्ते 2020 से ही थोड़े ख़राब चल रहे हैं। गलवान क्लैश जब होता है, दोनों ही तरफ लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल थी तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, एलओसी के ऊपर चाइना के द्वारा यहाँ पर बोला जाता है कि नहीं, लद्दाख का जो रीजन है वो हमारा है। इसी वजह से हमारे सैनिक बॉर्डर की इस तरफ खड़े हो जाते हैं, इस तरफ चाइनीज़ सैनिक खड़े हुए हैं, एक दूसरे को स्टैंड ऑफ किए हुए हैं पिछले 4 साल से लगातार जो हमारी गवर्नमेंट है वो उनके जो जैसे कि सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे इनविटेशन हमें आते हैं लेकिन हम वहाँ जाते नहीं हैं। हमारी कोई 4 सालों से यहाँ पर जो मिनिस्ट्रियल लेवल की टॉक्स है वो नहीं हो रही है। और ख़ास करके जो तिब्बत का भी अब इशू है दलाई लामा को लेकर भी, उसमें भी इंडिया को यहाँ पर बाईपास थोड़ा सा हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं जब यूएस और चाइना आपस में लड़ता है। खैर, फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये जो पीपीटी और पीडीएफ एंड नोट्स वगैरह चाहिए हैं जो आप वीडियो देख रहे हैं इनके, या जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं जो मैं करवाती हूँ आप लोगों को डेली के टेस्ट सीरीज़ के रूप में, डिजिटल टेस्ट सीरीज़ के रूप में, वो अगर आप चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो हैंडल है वो है @UPSC Sprinter 21। इसके अलावा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रीड द रॉक्स टू इम्प्रूव इंडियाज़ जियोलॉजिकल लिटरेसी। देखिए, आर्टिकल लिखा गया है सीपी राजेंद्रन के द्वारा और ये बात कर रहे हैं जियोलॉजिकल लिटरेसी के बारे में, यानी कि ज्योग्राफी जो होती है और ज्योग्राफी के साथ में हमारी जो समझ है, हमारी जो उसको लेकर अंडरस्टैंडिंग है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो जाती है। क्यों हो जाती है, चलिए समझते हैं। इंडिया जो है काफ़ी डाइवर्स लैंडस्केप है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी पीक हमें दिखाई देती है। एवरेस्ट को आप बात करते हैं, K2 की जब आप बात करते हैं, सबसे हाईएस्ट जो पीक्स है वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। हिमालय जो है वो इंडिया का पार्ट है। फिर हम कोस्ट को यहाँ पर देख पाते हैं, समुद्रों को इसके चारों तरफ 3 तरफ जो है वो देख पाते हैं। तो इंडिया ने काफ़ी डाइवर्स अपनी मॉर्फोलॉजी को यहाँ पर दिखाया है और बिलियंस ऑफ ईयर के अंदर में हम इवोल्व होकर आज जिस स्थिति में है उस स्थिति तक पहुँच पाए हैं। बहुत समय हमें लगा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर हमें अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, जहाँ पर फॉसिल्स हमें मिले हैं, जिनको अगर हम एक साथ करें तो हमारी जो ज्योग्राफिकली हमारी जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। जब आप जियोलॉजिकल फीचर्स और लैंडस्केप को एक साथ एक स्पेक्टिकुलर लेंसेज जो होते हैं उस तरीके से देखते हैं मिलाकर, तो आपको ओरिजिन की स्टोरी समझ में आती है कि हम जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं वो पहुँचे कैसे।
आप देख पाते हैं कि इससे हमारा जो ब्रेन है वो साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करना शुरू करता है, ना कि माइथोलॉजिकली होता है। और जो ये एक अंधविश्वास होता है वो उन सारी चीज़ों से हम क्या होते हैं, परे हटते हैं और सामने आकर हमारा जो इतिहास है, खास करके पूरे के पूरे ह्यूमन रेस का, खास करके अर्थ की हिस्ट्री का, यूनिवर्स का, उसकी तरफ हम ज़्यादा जाते हैं और मेंटली हम साइंटिफिक होने के टुवार्ड इंक्लाइन होते हैं। फ़िलहाल के लिए बात करें तो जो इंडिया का हम इतना ट्रमेंडस जियोलॉजिकल पास्ट की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में आपको मिलेगा रॉक्स एंड टेरेंस के अंदर में। तो जैसे ह्यूमंस की जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है केव्स के अंदर, आपको जाकर वहाँ से फोसिल्स लेने पड़ते हैं। आपको अगर वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ प्रिंट किया हुआ है, कुछ बनाया हुआ है, चित्रकलाएँ वगैरह बनाई हुई हैं, तो वो सब समझना पड़ता है। ये सब देखने से हमें हमारे जो होमोसेपियंस हम हैं या उससे पहले के जो हमारे पूर्वज आए, उनको हम उससे समझ पाते हैं, राइट। लेकिन जब आपको समझना है इस धरती को, जब आपको ह्यूमन से आगे बढ़ के पूरे ज्योग्राफी को समझना है, जब आपको अदर एनिमल्स को समझना है, तब आपको जाना पड़ेगा रॉक्स के साथ में, टेरेंस के साथ में, और तब आपको वहाँ पर जाकर उसकी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली में लेनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर जो ऑथर है वो कहते हैं कि कैसे हमारे जो ये रॉक्स एंड टेरेंस है, पत्थर है, जहाँ पर हमारी जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री यहाँ पर बसी हुई है, उसको नॉन कल्चरल हेरिटेज की तरह हमें क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। फ़िलहाल तो ये इस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे हमारे जो साइंटिफिक ब्रेन है, हमारी जो इंटरप्रिटेशंस है, उनको ये अच्छा बनाता है। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ इसमें से फैक्ट बताने जा रही हूँ जो कि प्रीलिम्स में भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, मेंस में भी आप इनको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कुछ फैक्ट्स की बात हो रही है, जैसे कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी नेचुरल लेबोरेटरीज़ जो हमें देखने को मिलती है, वो कहाँ पे मिलती है, वो जियोलॉजिकल कंजर्वेशन में ही हम देख पाते हैं। वही सर्वाइवल का सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल हमारे पास होता है। अब कितने इतने लोग हैं जिनको ये पता है धाला मेट्रोइड के बारे में। तो धाला क्या था, धाला जो है मध्य प्रदेश के अंदर एक प्लेस है, शिवपुरी के अंदर में। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक मिटियोर क्या होता है, जब कोई जो आकाश के अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जो पूरा प्लेनेट नहीं बन पाए हैं, एस्टेरॉयड की फॉर्म में होते हैं, जब वो धरती की तरफ आते हैं और जैसे ही वो अर्थ के ऊपर क्या करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करते हैं, तभी वो जलना शुरू कर देते हैं। जलना शुरू करने की वजह से उनकी टेल्स हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है, राइट, फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन कभी कभी जब वो थोड़ा बहुत बचने के बाद अर्थ से टकरा जाते हैं तो वहाँ पर एक लेक नुमा दृश्य जो है वो आप देख पाते हैं, और वो बनता है क्रिएटर की वजह से, उसको क्रिएटर बोला जाता है। तो ये होता है मेट्रोइड की वजह से। तो ये जो मेट्रोइड है ये एक्चुअली में माना जाता है कि धाला मेट्रोराइट इम्पैक्ट जो हुआ था वो यहाँ पर 1.5 से 2.5 बिलियन साल पहले हुआ था। तो काफ़ी हो गया है, 150 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में जो वो मेटेरॉइड था वो एक्चुअली में आकर यहाँ पर टकराया था। फिर ऐसे ही एक और लूनर क्रिएटर है। अब ये क्या है कि लूनर की तरफ से, मून की वजह से ये बना होगा, और ये कहाँ बना था, ये बना था बुधाना के अंदर। अब इंडिया में जो बुधाना है वो भी एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, जिसको अर्लियर माना जा रहा था कि ये लगभग 50,000 साल पहले आकर बना था। लेकिन इन रियलिटी के अंदर इसका जो ओरिजिन हुआ है वो रिसेंट स्टडी बनाती है कि लगभग 5,76,000 साल पहले हुआ है। तो इन्हीं कारणों की वजह से हम देखते हैं कि यूनेस्को जो है वो भी यहाँ पर इनको जो जियोलॉजिकल हमारी जो हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल जो हमारे लैंडस्केप होते हैं, जियोलॉजिकल जो हमारा हेरिटेज होता है हमारे प्लेनेट के ऊपर, उसको पहली बार रिकॉग्नाइज करता है 1991 में कि ये भी हमारी एक जो है वो कल्चरल धारा है। हमारे पास में हमारी संस्कृति का अगर हम नहीं कहेंगे तो हमारे इतिहास का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सबसे पहले जो इंटरनेशनल सिम्पोसिज्म होता है जहाँ पर कंजर्वेशन की जाती है, कन्वर्सेशन की जाती है संरक्षण के लिए हमारे जियोलॉजिकल हेरिटेज के ऊपर, वो किया जाता है 1991 के अंदर।
फ़िलहाल यही बात है कि देखिए मैन और जो अर्थ है दोनों ही के एक कॉमन हेरिटेज है, दोनों ही की जो हिस्ट्री में जो हेरिटेज है, जो घटनाएं हैं वो लगभग सेम है, लेकिन मनुष्य का जो इतिहास है वो बहुत छोटा है। अगर आप पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखेंगे तो जब हम अपनी हिस्ट्री की बात करते हैं, मैन की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हम पाएंगे कि वो केवल और केवल एक नाखून के बराबर ही जो पार्ट है उसके अंदर हमें दिखाई देता है। और जो इतनी इम्पोर्टेंट जियो हेरिटेज साइट्स होती हैं, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने इनकी इम्पोर्टेंस को समझा है, कनाडा, चाइना, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, इन सब लोगों ने जो इनके जियोलॉजिकल साइट्स होती थी जहाँ पर इनको फॉसिल फ्यूल मिले हैं या कोई मेटेरियल टकराया हुआ है या ऐसी कोई घटना हुई है, उसको इन सब लोगों ने नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया है। इन कंट्रीज़ के अंदर प्रॉपर गाइडलाइन बनाई गई है कि ये जो जियो पार्क बनेंगे, नेशनल जियो पार्क, इनके डेवलपमेंट कैसे करना है। यूरोप के अंदर भी ऐसे 73 जियोलॉजिकल हेरिटेज जोन है जिनको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। जापान एक अगेन हमारे पास एक अच्छा एग्जाम्पल है, लेसन है, जहाँ से हमें कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण जो किया जाता है वो सीखना चाहिए कि जापान इस काम में किस प्रकार से लगा हुआ है। आज मैं अगर आपको बताऊं तो 169 टोटल जियो ग्लोबल पार्क्स जो है वो हम लगभग 44 कंट्रीज़ में देख पाएंगे। इंडिया ने भी यहाँ पर यूनेस्को की जो जियोलॉजिकल हेरिटेज कन्वेंशन हुआ था उसमें साइन किया था, लेकिन आज तक इंडिया के अंदर एक भी जियो पार्क नहीं है। हमारे पास नेशनल पार्क है हमारे पास, लेकिन एक भी जियोलॉजिकल पार्क हमें कभी दिखाई नहीं देता। इवन थाईलैंड जैसी कंट्री और जो वियतनाम जैसी कंट्री जो हमसे काफ़ी छोटी है, हमारी पड़ोसी हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि जियोलॉजिकल एंड नेचुरल हेरिटेज को यहाँ पर कंजर्व करने के लिए अलग अलग कानूनों को इम्प्लीमेंट किया गया है। दो इंडिया में फ़िलहाल के लिए ना कोई ऐसी पॉलिसी है और ना ही ऐसी कोई कंजर्वेशन की बातें कर रहा है। अभी अगर सिचुएशन पे बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने एक्चुअली में क्या क्या मेजर्स लिए हैं। जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की थी जिसमें वो नेशनल कमीशन फॉर हेरिटेज साइट बनाना चाहते थे। लेकिन जब ये बिल इंट्रोड्यूस होता है राज्यसभा के अंदर तो इस पे एक स्टैंडिंग कमेटी बैठाई जाती है कि कितना फिजिबल है, और कुछ समय के बाद में गवर्नमेंट अपने बिल को वापस विड्रॉ कर लेती है और इसके ऊपर ऐसा जो हमने कमीशन बनाने की सोची थी वो नहीं बन पाता है। फिर एक और बिल प्रस्तुत किया जाता है जो कि अगेन जो नेशनल कमीशन है उसको इम्प्लीमेंट करना था, जो यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 के अंतर्गत गाइडलाइंस दी गई थी और एक नेशनल रोस्टर बनाना चाहते थे इंडिया की हेरिटेज साइट के लिए। लेकिन फिर से ये जो 2022 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है वो एक ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर करती है प्रिजर्वेशन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, लेकिन अगेन जो प्रोसेस है वो फर्दर आज तक अभी तक कुछ हमें दिखाई नहीं दी गई है। ये जो बिल है इसका नाम होगा ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलिक प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022। फ़िलहाल के लिए अब इतना कुछ समझने के बाद में हमारा अगर कोई मेंस में ऐसा कुछ सवाल आता है तो हमारा उसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए या आगे की हमारी सोच क्या होनी चाहिए। देखिए स्पेसिफिकली इंडिया को फ़िलहाल के अंदर में या तो कोई इन्वेंट्री बनानी चाहिए जो जियो साइट्स हमारी जो कंट्री की है, जिसमें लगभग 34 साइट्स जो है इंडिया के अंदर उनको ऐड किया जा सकता है। सेकेंडली हम देखेंगे कि जियो कंजर्वेशन लेजिस्लेशन बनाने की बहुत ज़रूरत है ताकि कानून जब बनेगा तभी जो ये साइट्स होंगी ये सुरक्षित रह पाएंगे। और तीसरा हमें नेशनल जियो कंजर्वेशन अथॉरिटी बनानी होगी जो इनके ऊपर बाद में मॉनिटर भी कर सके, ध्यान भी रख सके कि काम जो है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे हमने नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई है ऐसे ही हमें एक जियो कंजर्वेशन अथॉरिटी बनानी होगी जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और वो जो रेड टेप वगैरह या जो करप्शन वगैरह है रिसर्च की फील्ड में ऐसा कुछ ना हो जाए, उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें। फिलहाल नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सिंगापुर पोर्ट कंजेक्शन शोज ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ रेड सी अटैक। देखिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रेड सी के ऊपर अटैक हुए थे, क्यों हुए थे चलिए समझते हैं। रेड सी के ऊपर अटैक हुए थे, इसी वजह से रेड सी के ऊपर प्रीलिम्स 2024 में सवाल भी पूछ लिया गया। इसीलिए कहती हूँ कि मैपिंग साथ साथ में करते रहा करो, तभी आप लोग जो है इसको आराम से ऐसे सवालों को कर पाएंगे।
बात करते हैं सिंगापुर के अंदर जो यहाँ पर ट्रेड है और उनको जो अलग अलग जगहों पर भेजना होता है, क्योंकि जर्नी अब बढ़ गई है, कोविड से भी ज़्यादा यहाँ पर कंजक्शन हो गया है, चीज़ें यहाँ पर पोर्ट्स के ऊपर जमा हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि रेड सी में अगर जाते हैं तो वहाँ पर अटैक हो जाता है, नुकसान होगा, इसी वजह से दूसरे रूट्स को लिया जा रहा है, वहाँ पर ज़्यादा सामान पहुँचाया नहीं जा रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर हम इस कंजक्शन को देख पाते हैं। फिलहाल अगर आगे बढ़कर बात करें तो ये रेड सी के अटैक आखिर हुए तो हुए क्यों? याद कीजिए गाज़ा और इज़राइल की वॉर को। जब गाज़ा और इज़राइल का युद्ध होता है तो हम देख पाते हैं कि मोस्टली जो कंट्रीज़ है यहाँ पर, खासकर कि जो वेस्टर्न एशिया की बात चल रही है, तो वो किसके साथ होती है? गाज़ा के साथ होती है। उन्हीं में से एक कंट्री जो कि ईरान है और उन्हीं में से दूसरी कंट्री जो कि ओमान एंड यमन है, ये भी यहाँ पर क्या होते हैं? साथ में होते हैं गाज़ा के। और जो भी कंट्री इज़राइल के पक्ष में खड़ी हुई उनको लगती है, चाहे ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ आई हो या ना आई हो, उन्हीं के शिप्स जो यहाँ पर आ रही हैं वो उनके ऊपर अटैक करते हैं लगातार। और उनका एक जो हाउती ग्रुप है, ये क्या ग्रुप है? प्राइवेट ग्रुप ये है, एक है, गवर्नमेंट नहीं है। तो ये जो हाउती ग्रुप है या जो ये हाउती लोग हैं वो उनके ऊपर लगातार अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बहुत सारे शिप्स हैं उनके रूट को, उनके रास्तों को बदला गया था, जिसका इम्पैक्ट अब हम इस एरिया के ऊपर भली भांति देख पाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो मैपिंग के नज़रिए से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। प्रीलिम्स में ही हमारा जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा रहेगी। बोलीविया की बात हो रही है। देखिए बोलीविया में ऐसा क्या हो गया है। बोलीविया जो है वो एक कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर। कल हमने देखा था केन्या के बारे में जो कि साउथ अफ्रीका की कंट्री थी, और आज हम पढ़ रहे हैं बोलीविया के बारे में। बोलीविया के अंदर एक्चुअली में कॉप करने की कोशिश की गई है। कॉप क्या होता है? मिलिट्री जब वहाँ की जो गवर्नमेंट है अगर उसको ख़त्म करना चाहे और उसकी जगह पर अपनी जगह बनाना चाहे तो उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है? कॉप बोला जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था इसको बोला जा रहा था बोलीविया डी फेटे कॉप। अब हम देखते हैं कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट लुइस आके उनका जो हाउस था उसके ऊपर मिलिट्री जो है वो वहाँ पर आ जाती है। लेकिन मिलिट्री से जब वो इंटरनेशनल फोरम पर आकर गुहार लगाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर आकर, और जो कंट्री के नौजवान हैं, युवक हैं, उनको कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को यहाँ पर बचा के रखना होगा, तब हम देख पाते हैं कि लोग उनके साथ में आते हैं, खड़े होते हैं। फ़िलहाल के लिए अगर हम इसकी टेरिटरी की बात करें तो देख पाएंगे कि कैसे ज्योग्राफिकली ये ब्राज़ील को हम यहाँ पर देख पाएंगे। इसके नीचे जो है ये पैराग्वे है, इसके नीचे हम अर्जेंटीना को देख पाएंगे, ऊपर यहाँ वेनेजुएला है। काफ़ी इजी है अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ को याद रखना क्योंकि कम कंट्रीज़ है। यहाँ पर है बोलीविया, इसका ये फ्लैग है बोलीविया का। लोकेशन देखें तो आप साफ साफ देख पाएंगे कि ये जो है ये एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री होने का क्या मतलब है कि कहीं पे भी ओशन जो है वो इसके ऊपर यहाँ पर नहीं लगता, जो कि काफ़ी कम कंट्रीज़ में हम देख पाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो केवल और केवल 2 ही ऐसी कंट्रीज़ है जो लैंड लॉक है साउथ अमेरिका में। एक है यहाँ पर बोलीविया और दूसरी है पैराग्वे। यही 2 कंट्रीज़ हैं। इसकी और बात करें तो देखिए इसमें हम देख पाते हैं कि कैसे यहाँ पर एक लेक भी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक हो जाती है। इवन जो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर 3 नदियाँ बहती हैं जिसमें अमेज़न का बेसिन है। अमेज़न नदी का भी यहाँ पर बेसिन होता है क्योंकि ये ब्राज़ील में भी है। इसके अलावा जो पैराग्वे रिवर है वो भी यहाँ पर आती है बोलीविया के अंदर में, और जो पराना रिवर है वो भी बोलीविया के अंदर में ही आती है। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आपको मैपिंग के ज़रिए याद रखनी चाहिए। इसके जब हम देखते हैं कि इसके जो सबसे बॉर्डर लगता है वो लगता है इधर पेरू का, नीचे चिली का, 2 कंट्रियों का, ऊपर ब्राज़ील का, पैराग्वे का, अर्जेंटीना का। तो टोटल यहाँ पर 5 ऐसी कंट्रीज़ है जो इसके साथ में अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। यहाँ पर है पैसिफिक ओशन। ऊपर अगर आप जाएंगे तो इधर अटलांटिक ओशन को देख पाएंगे, इधर नॉर्थ अटलांटिक, इधर साउथ अटलांटिक ओशन को देख पाएंगे, और ऊपर इधर नॉर्थ पैसिफिक और इधर साउथ पैसिफिक को देख पाएंगे क्योंकि बीच से जो यहाँ पर इक्वेटर है वो गुजर रहा है। इक्वेटर के ऊपर के हिस्से को नॉर्थ माना जाता है और इक्वेटर के नीचे के हिस्से को साउथ हम लोग मानते हैं।
खैर यही सब इसके बारे में था। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि मेंस में इसकी कोई ख़ास इम्पोर्टेंस है नहीं। फ़िलहाल ये जो आर्टिकल है केवल और केवल हम देखेंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे सवाल जो हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। साइंटिस्ट ने पहली बार जो एविडेंस है वो प्राप्त किया है कि कैसे एक जो बटरफ्लाई है जिसका नाम यहाँ पर है पेंटेड लेडी, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे नाम के साथ में आपसे हो सकता है कि सवाल देकर प्रीलिम्स में पूछे कि पेंटेड लेडी जो है और एक दो जो और नाम है वो दे दिए जा सकते हैं और पूछे कि ये क्या है, ये रेप्टाइल है, इंसेक्ट है, क्या है। तो ये इंसेक्ट है पेंटेड लेडी, यानी कि ये बटरफ्लाई का नाम है क्योंकि आप देखेंगे कितनी कलरफुल यहाँ पर है। इसका अगर साइंटिफिक नाम की बात करूं तो साइंटिफिक नाम जो है इसका वो है वेनेसा कारुडुए। तो वेनेसा कारुडुए ये एक ऐसी बटरफ्लाई है जो यहाँ पर पूरे के पूरे अटलांटिक ओशन को पार करके यूरोप से हम देखते हैं साउथ अमेरिका के अंदर आ जाती हैं, जो कि लगभग यहाँ पर 2500 मील से ज़्यादा की जर्नी हो जाती है। तो अभी साइंटिस्ट को ये पता चल रहा है कि कैसे जब ये यूरोप और सब सहारन अफ्रीका से आती हैं तो 9,000 मील की जर्नी को ये कंप्लीट करती हैं। ये एक ऐसा बटरफ्लाई है जो सबसे ज़्यादा लंबा ट्रैवल करती है, इनमें इनकी जान को भी बहुत खतरा होता है। ये साउथ अमेरिका में पाई नहीं जाती है, केवल और केवल ट्रैवल करके ही आती हैं और फिर यहाँ से वापस भी चली जाती हैं। फ़िलहाल के लिए अगर इनके बारे में और कुछ बताया जाए तो आपको याद रखना है कि पेंटिंग लेडी बटरफ्लाई जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर फ्रेंच गुयाना में ही यहाँ पर ट्रैवल कर कर आती है और आती भी है तो कहाँ से, हम देखेंगे यूरोप और अफ्रीका के तटों से। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मैंडेट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड डिसिसिव गवर्नमेंट, हिस्टोरिक स्टेप इन बजट प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि कैसे अब जो बजट आने वाला है, क्यों आने वाला है बजट, क्योंकि अब की बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था वो बजट प्रस्तुत किया गया था इंटरिम बजट। इंटरिम बजट हमेशा तब प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है जब जनरल इलेक्शन जो होते हैं लोकसभा के वो होने वाले होते हैं। अब इंटरिम बजट का क्या मतलब है, ये बजट 2 से 3 महीने का ही होता है। रीज़न इसका ये होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान दिया गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए अभी इलेक्शन होने वाला है और गवर्नमेंट आपकी ना बनकर आपके अपोजिशन की बन जाती है तो वो आपके बजट को नहीं मानेगी। तो बार बार 2 बार बजट को अलग अलग गवर्नमेंट तैयार करे, उससे अच्छा है कि आप 2 से 3 महीने का बजट प्रेजेंट कीजिए और फिर जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, दोबारा से नए जो बजट होगा उसको प्रेजेंट करेंगे। जुलाई के अंदर हमारा जो नया बजट है वो यहाँ पर आने वाला है। उसी के ऊपर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनकी स्पीच के अंदर हम देख पाते हैं कि वो कहते हैं कि अब जो बजट आने वाला है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड जो डिसिसिव गवर्नमेंट है वो इंश्योर करे कि हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो लगातार अनइंटरप्टेड लगातार होता रहे। थर्सडे को ही ये स्टेटमेंट हमें दिखाई दी जिसमें यूनियन बजट नेक्स्ट मंथ जब आने वाला है तो वो एक हिस्टोरिक स्टेप की तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया कि इसमें हमें जो है गवर्नमेंट के ऊपर जो और ज़्यादा उनकी जो वेलफेयर की पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। फ़िलहाल हमें ये छोटा सा जो कंसेप्ट था वो यहाँ से समझना था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन जेपी मॉर्गन इंडेक्स, व्हाट दिस मीन। देखिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी के बिहाफ से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जेपी मॉर्गन जो कि एक इंडेक्स है उसके बारे में। अब ये जेपी मॉर्गन क्या है और ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, चलिए ज़रा इसको मैं आपको समझाती हूँ। इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, अब बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी या फिर एक पेज आप इसको मान सकते हैं, राइट। इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट के रूप में, मान लीजिए वो कहती है कि आप हमें 100 रुपीज़ दे दीजिए 10 ईयर तक। 10 साल में जब आपके ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएंगे तो हम आपको इसके ऊपर 110 रुपये वापस कर देंगे। तो वो लिखा होता है पहले कितने पैसे आपको 10 साल के बाद में मिलेंगे। ये होता है बॉन्ड। अब इंडियन गवर्नमेंट जब इसको इशू करती है तो क्यों करती है, ताकि इंडियन गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो ज़्यादा हो सके, ज़्यादा पॉलिसीज़ के ऊपर, ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर वो पैसा इन्वेस्ट कर सके। और वहीं से जब दोबारा पैसा आएगा तो जिनसे उन्होंने बॉन्ड जो बेचे थे अपने, उनको क्या कर सकते हैं, वापस भी दिया जा सकता है।
अब हम बात करते हैं जेपी मॉर्गन इंडेक्स की। तो जेपी मॉर्गन जो इंडेक्स है ये एक्चुअली में एक प्राइवेट इंडेक्स है, यानी प्राइवेट कंपनी है, और ये कंपनी जो है ये है अमेरिका की। अब ये वर्ल्ड का अगर मैं बोलूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे बड़ा इंडेक्स जो है वो है। इंडियन गवर्नमेंट बोर्ड्स को सबसे पहले इसमें जो इंक्लूजन है वो दिया गया था मार्च 31, 2025 के लिए। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है 20 से 25 बिलियन पैसे जब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को इसमें लागू कर रही है, 10-10 महीने के जो मैच्योर हो जाएंगे मार्च तक, उससे इंडिया में आएंगे। हर महीने यहाँ पर 20 से 25 मिलियन जो है वो आने वाले हैं इंडिया के अंदर। तो खैर यही हमें समझना है कि जेपी मॉर्गन की अनाउंसमेंट क्या थी। सितंबर लास्ट ईयर में जेपी मॉर्गन के द्वारा ये अनाउंसमेंट आई थी कि वो इंडियन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड है या फिर जो अदर गवर्नमेंट है जो कि अमर्जिंग गवर्नमेंट है, अभी एमर्ज कर रही है, अभी उठ रही है, उनके बॉन्ड्स को हम जून से 2024 से क्या करने वाले हैं, अपने इंडेक्स के अंदर उनको भी यहाँ पर लिस्टेड कर देंगे। इंडिया ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और जून में ही अब इंडिया क्या करने वाला है कि GBIEM ग्लोबल इंडेक्स को यहाँ पर अपने जो बॉन्ड्स हैं उनको लिस्ट कर देगा। इंडिया की तरफ से हम देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स तो यहाँ पर लिस्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि एलिजिबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं बन रही है, लेकिन 23 बॉन्ड्स इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं, जो क्वालिफाई हो जाते हैं इस इंडेक्स में अपने आप को लिस्ट करने के लिए, जिनकी अगर मैं कंबाइंड वैल्यू आपको बताऊं तो लगभग यहाँ पर रुपए 270 लाख करोड़ की है। तो 270 लाख करोड़ हम देख पाएंगे कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड लिस्ट करके पैसा लेगी। अगर हम इसको US डॉलर में देखें तो ये 330 बिलियन डॉलर जो है इनकी वैल्यू निकल कर आएगी, क्योंकि ये अमेरिका में है और क्योंकि वहाँ के लोग जब इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर, इन बॉन्ड्स को खरीदेंगे, तो हम देखेंगे कि इंडिया में जो पैसा आएगा वो भी एक्चुअली में डॉलर के ही रूप में आएगा, राइट, डॉलर्स में ही वो आएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये भी देखना है। देखिए, जब डॉलर में इंडिया के पास पैसा आएगा तो RBI का हमारा जो करेंसी रिजर्व है, वो एक्सचेंज करेंसी रिजर्व जो होता है वो तो बढ़ेगा। इससे तो अच्छी बात है, क्योंकि डॉलर हमारे पास ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारी करेंसी जो है वो भी इससे स्ट्रॉन्ग ज़रूर होगी नियर टर्म में। लेकिन जब ये पैसा जाएगा, जब लोग अपने इन्वेस्टमेंट को लेंगे, तभी भी तो हमारे यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा ना, तब उस चीज़ से स्ट्रॉन्ग जो है उस समय पे RBI को रहना है। और इसी में एक स्टेटमेंट दी गई है RBI के गवर्नर के द्वारा, शक्तिकांत दास जी जो हैं, कहते हैं कि हमने पहले भी ऐसी स्थिति इसको देखा है और अभी भी हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। फ़ायदा यही होगा कि इंडिया के अंदर अब जो पैसा है वो ज़्यादा आएगा इंडियन गवर्नमेंट के पास में, वो ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे। और ये माना जा रहा है कि मंथली यहाँ पर 20 से 30 मिलियन तक का जो पैसा है वो आएगा इंडिया के अंदर इन बॉन्ड्स के ज़रिए। देखिए, इंडिया जो है वो अभी अपना एक टारगेट लेके चल रही है कि उसको हम देखेंगे 3 ट्रिलियन इकनॉमी वो है ही, और 5 ट्रिलियन की इकनॉमी बनना है 2030 तक। तो देखते हैं कि कितना ज़्यादा इससे जो फ़ायदा है वो हमें मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है केस फॉर ए फूड बफर पॉलिसी। देखिए, इकोनॉमिक्स से दोबारा से ये आर्टिकल जो है वो दिया गया है। यहाँ पर बात की गई है एक फूड बफर पॉलिसी के बारे में, यानी एक नई पॉलिसी है। इसमें क्या हो रहा है ये हम ज़रा समझेंगे। फ़िलहाल क्या है कि जो खाने की चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर फूड की बातें हो रही है, तो फूड के अंदर हम वीट वगैरह को देखेंगे, राइस को देखेंगे, पल्सेस यानी कि दालों को देखेंगे। ये सब जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई आई हुई है। इनका जो इन्फ्लेशन होता है वो मापा जाता है CPI इंडेक्स के अंदर। CPI क्या होता है? CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके हिसाब से हमें समझ में आता है कि अभी जो मई के अंदर जितनी यहाँ पर महंगाई थी वो थी लगभग 8.69% का इन्फ्लेशन था सीरियल्स में मई के अंदर में, और वो 17.414% का हम कहाँ पर देख पाते हैं, उसको देख पाते हैं दालों में, पल्सेस के अंदर में। तो काफ़ी महंगाई है। अब ये जो रेट्स हैं ये और भी हायर हो सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको कर्ब करके रखा। कैसे कर्ब करके रखा, कैसे
कैसे काबू में रखा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में खुद के जो वो एमएसपी के ऊपर यहाँ पर फूड खरीदती है किसानों से डायरेक्टली, उसको स्टॉक करके रखती है, और उसको जो स्टॉक किया हुआ था उसमें गवर्नमेंट ने सेल किया अपने बफर स्टॉक का, जिसमें खासकर गेहूं और चना चिकपी आते थे। लेकिन जो गवर्नमेंट ने अपनी एजेंसीज़ के थ्रू में ये सरप्लस प्रोडक्शन ईयर बाय ईयर बनाए हुए थे, उनका इस्तेमाल करने के बाद ही हम देख पाते हैं कि अभी भी इतनी जो इन्फ्लेशन रेट है वो दिखाई देता है। अब ये इन्फ्लेशन होता क्यों है? अगर गेहूं में बात करें तो 2022-2023 में हमने देखा कि लगभग यहाँ पर 34.82 लाख टन जो था सीरियल वो एफलोडेड हुआ था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास में, एफसीआई के पास में। उनको हमने स्टॉक में रखा गवर्नमेंट के द्वारा, और जब यहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ने लगा तो ओपन मार्केट को बूस्ट करने के लिए इनकी सप्लाईज दे दी गई, और जो मार्केट प्राइस था उसके ऊपर इनको बेचा गया। खासकर जो गेहूं को बेचा जा रहा था वो बेचा जा रहा था फ्लोर मिल्स के द्वारा, यानी कि आटे के जो मिल होते हैं, जो चक्की होती है, भारत आटा के नाम के ब्रांड के साथ में इसको बेचा गया। इसकी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस रखा गया था वो रखा गया था 27.5 पर केजी। अब एफसीआई ने जब ओपन मार्केट के अंदर इसको बेचा तो सेल जो स्कीम थी उसकी वजह से जो रिटेल इन्फ्लेशन था सीरियल्स के अंदर में, यानी कि अनाज के अंदर में, वो हम देखते हैं कि वो कम हुआ। जब पहले वो 25.37 था और फिर एक समय पे 16.73 आ गया था, वो रिस्पेक्टिवली हम देखते हैं कि 2023 के कंपैरिजन में 2024 के मई के महीने में 8.69 आ गया। तो कहाँ 25% ये था और कहाँ ये 8% तक आ गया। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता कैसे है, महंगाई होती कैसे है? जब आपके पास डिमांड ज़्यादा हो, लोग जो है वो मांगना ज़्यादा चाहते हैं लेकिन सप्लाई जो है वो कम है, तो इसी वजह से महंगाई होगी। क्योंकि लोगों के पास देने के लिए ज़्यादा पैसे, वो कहेंगे हमें आप कोई बात नहीं 27 रुपये की चीज़ 30 रुपये में दे दीजिए, 35 में दे दीजिए। वो बेचने वाला भी बोलेगा कि देखिए चीज़ कम है तो इसके रेट जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा वो होगा वही उसको खरीद पाएंगे। तो ये होता है इन्फ्लेशन का मुख्य कारण, जो मुख्य या फिर मेन जो रीज़न है वो। अब चने ने इस बफर में कैसे हेल्प की? जैसे हमने गेहूं के रिलेशन में देखा, वैसे ही जो पल्सेस के प्राइजेस थे वो भी यहाँ पर फायर हो रखे थे, बिल्कुल आग लगी हुई थी उसके अंदर। डबल डिजिट के अंदर हम देख सकते हैं जून 2023 से लगातार वो चल रहे थे। अगर हम देखें डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के बारे में और या फिर जो ऑल इंडिया मॉडल है, तो वो सब बताते हैं कि जैसे जो प्राइस है स्प्लिट चना का, उसको देखते हैं कि वो लगभग अभी 90 रुपये केजी चल रहा है, जबकि एक साल पहले वो 70 रुपये किलो मिलता था। अगर हम तूर, अरहर या फिर इन सारी दालों के बारे में सोचें तो हम देख पाएंगे कि इन दालों का प्राइस भी, तूर की दाल जैसे 120 रुपये केजी फ़िलहाल चल रही है और अरहर की दाल 170 रुपये केजी चल रही है, जो कि कभी पहले 110 से 120 रुपये के बीच में मिलती थी। तो सभी के सभी जो लेंटिन्स हैं, सभी के सभी जो पल्सेस हैं, हम देख पाएंगे कैसे उनके जो प्राइस है वो आसमान को छू रहे थे। लेकिन ये और भी ज़्यादा बुरा हो सकता था, वर्स हो सकता था। क्यों वर्स हो सकता था? क्योंकि जो डिमांड थी वो फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ती और सप्लाई कम होती। लेकिन नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसको यहाँ पर नाफेड भी बोला जाता है, इनके पास जो यहाँ पर बम्पर स्टॉक था, लार्ज क्वालिटीज़ थी, इन्होंने 2021-22, 2022-23 में खरीदी थी, उसको इन्होंने अब बेचना शुरू किया। और इसकी जो एमएसपी जो कि मार्केट के अंदर 6-6 हज़ार पहुँची हुई थी, उसको इन्होंने 4,500 के ऊपर लिया और यहाँ पर बाहर भी निकाला। तो जो महंगाई है उसको कम करने की कोशिश की। अब लगातार आप सुन रही है महंगाई हो रही है, उसको कम भी किया जा रहा है, लेकिन ये महंगाई फूड के आइटम्स में ही क्यों हो रही है? ऐसा क्या रीज़न आ गया है, ये समझना फ़िलहाल इम्पोर्टेंट है। तो इसके कारणों पे अगर बात करूं तो कारण जो है वो मेनली मैं आपको बता पाऊंगी कि फ़िलहाल के लिए जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक तो हम देखते हैं कि क्रॉप्स के ऊपर फेलियर हो रहा है, हम देखते हैं कि जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, बारिश के जितने दिन होने चाहिए थे उतने दिनों में बारिश नहीं आ रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, हीट वेव्स ज़्यादा चलती हैं, ठंड का जो समय था वो भी कम हो गया है। तो इन सारे रीजन्स की वजह से जो एक खेती होती थी एक तरीके से, उसमें अब
थोड़ा सा हम देखेंगे कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमें सामने की तरफ दिखाई दे रही है। जितनी ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन हो सकती थी उतना नहीं होता है। उसी का सोल्यूशन में क्या कर सकते हैं? सोल्यूशन यही है, बफर पॉलिसी। हमने अभी भी देखा कि इससे जो काम है वो होता है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा ओवरऑल दिमाग में इसको बिठा कर ज़्यादा सोच समझ कर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जो ओवरऑल CPI इन्फ्लेशन है, जो कि अभी हम देख रहे हैं पिछले साल से ही 4.75% जो है वो चल रहा है, जो कि पिछले 12 महीने में सबसे ज़्यादा कम है अगर हम उसको कंपेयर करें तो। हालांकि ये बात ठीक है कि रिटेल फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल जब आप उसका पूरा एवरेज निकालेंगे तो वो अभी कम है। और इसका रीज़न यही है कि हमने क्या किया है, लगातार यहाँ पर बफर जो स्टेक्स थे उनको यहाँ पर बाहर निकाला है। तो इसके लिए आगे की भी जो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि बफर हम क्रिएट करके रखें, स्टॉक जो है उसको हम क्रिएट करके रखें। गवर्नमेंट पहले ही जो प्रोडक्शन है अपने पास रखे। अब आप बोलेंगे कि अगर आप स्टॉक करके रखेंगे किसी भी वीट को या उसको, तो उसमें खर्चा बहुत आएगा, लेकिन जो फिस्कल कॉस्ट आती है पूरे साल की एज कंपेयर टू जब आप इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए कॉस्ट करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली में नहीं होती है। इसी वजह से जो स्टॉक कम्युनिटीज़ हैं उनको ये भी नहीं बोला जा रहा है कि आपको फ्री में बांट देना, आपको फ्री में नहीं बांटना। जैसे ही उनकी डिमांड होगी वैसे ही गवर्नमेंट उनको मार्केट प्राइस के ऊपर बेचना शुरू कर दे, ताकि जो ये बार बार आप महीनों में देखते हैं कि कभी सेम टाइम में पिछले साल भी जो टमाटर है उनके प्राइस हाई हो जाते हैं, फिर प्याज के जो प्राइसेस हैं वो हाई हो जाते हैं। तो ये सब ना हो, ऐसे सिचुएशन से हम बच सकें। खास करके जिनको स्टॉक किया जा सकता है उनको स्टॉक कर सकें, जैसे कि दालें, अनाज, चावल, ये सारी चीज़ों को भी करेंगे तो इससे क्या होगी कि मार्केट के अंदर में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इवन बफर स्टॉकिंग अगर करते हैं तो जो एक्सेसिव वोलेटिलिटी फूड प्राइसेस में आती है वो हमें देखने को कम मिलेगा। और जो RBI का फॉरेन एक्सचेंज करना पड़ता है करेंसी मार्केट के अंदर, वो सब कुछ भी क्या हो सकता है कि यहाँ पर कब हो सकता है। तो इसी लिए इंडिया को एक बहुत अच्छी बफर, फूड बफर जो पॉलिसी है उसकी फ़िलहाल में ज़रूरत है। लास्ट आर्टिकल की तरफ आज के बढ़ गए हैं, जो कि है यहाँ पर लार्जर एकेडमिक इंटरेस्ट बिहाइंड बॉम्बे हाई कोर्ट हिजाब बैंड डिसीजन। देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट के ऊपर एक्चुअली के अंदर में क्या किया था कि 9 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने एक प्ली लगाई थी, एक याचिका दर्ज की थी, जो कि यहाँ पर चेंबूर NG आचार्य एंड DK मराठे कॉलेज से आते थे। और उन्होंने जो इंस्टीट्यूट के अंदर ड्रेस कोड अभी लगाया गया है उसके खिलाफ में वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर चले गए थे। अब इस ड्रेस कोड में क्या किया गया है, ये जो कॉलेजेस है कर्नाटका के साथ में जब ये बदलाव हुआ था तो इन कॉलेजेस में भी क्या किया गया कि यहाँ पर कोई भी जो रिलीजन आइडेंटिटी के जैसे कपड़े या फिर शॉल वगैरह या कोई टीका वगैरह लगा कर आता है, इन सबको बैन कर दिया गया है। इनका मानना है कि एजुकेशन जो होती है उसमें किसी भी बच्चे के रिलीजन आइडेंटिटी के ऊपर ध्यान ना जाते हुए केवल और केवल लर्निंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। तो खैर इसमें हिजाब को भी बैन कर दिया गया है। इसके अंदर जो अदर जो कैप्स वगैरह होते हैं, स्टॉल्स होते हैं, उनको भी बैन कर दिया गया है कि आप कैंपस के अंदर इनको नहीं पहन सकते, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जब स्टूडेंट इसके खिलाफ जाते हैं तो हाई कोर्ट ने इस प्ली को, याचिका को डिसमिस कर दिया है, ये कहते हुए कि क्योंकि ये जो किया गया है ये एक्चुअली में सभी के लिए किया गया है, तो इसमें ये आपके आर्टिकल 14 को भी नहीं तोड़ रहा है, बराबरी को नहीं तोड़ रहा है। दूसरी बात, आर्टिकल 25 में जहाँ आपको फ्रीडम दी गई है अपने रिलीजन को यहाँ पर परफॉर्म करने की, तो आपके जो रिलीजन है, इस्लाम जो रिलीजन है, उसमें कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी गई है कि हिजाब जो है या निकाब जो होता है वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, क्योंकि वो रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा ही नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ साथ में अडॉप्ट कर लिया गया है। तो इसी वजह से जो हाई कोर्ट है उसका ये बयान है कि ये जो है ये लार्जर एकेडमी के लिए, लार्जर बच्चों के इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर फ़िलहाल अभी के लिए हमारा जो न्यूज़पेपर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच अभी तक जो भी यहाँ पर मेरे साथ बने हुए हैं, और कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।